और देखिए ये कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि बृजभूषण खुद चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी महिला पहलवानों से जोड़ते हुए, उसको लेकर इस बात की गुंजाइश पहले से ही कम थी। उनकी पत्नी का नाम आगे चल रहा था, उनके बेटे का नाम आगे चल रहा था। उनके एक और बेटे जो प्रतीक भूषण है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से विधायक है गोंडा सीट से ही, लिहाजा उनके नाम की भी चर्चा बहुत कम थी। करण भूषण और उनकी पत्नी कीर्ति का नाम आगे चल रहा था। ऐसे में इस बात को लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है बीजेपी की ओर से जो एक लिस्ट जारी की जाती है वो अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल लगभग ये तय हो गया है कि गोंडा में कैसरगंज में कम से कम जो सीट है गोंडा की लोकसभा सीट की, कैसरगंज सीट की, वो बृजभूषण के परिवार को ही मिल रही है। करण सिंह जो उनके बेटे हैं उनके नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि करण सिंह का भी जो बैकग्राउंड रहा है वो भी खेल का ही रहा है, वो यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में। बृजभूषण शरण सिंह की गैर मौजूदगी में पूरा काम संभालते हैं उनका, लिहाजा करण सिंह मुफी चेहरा लगे पार्टी को, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा कि बीजेपी की ओर से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है टिकट को लेकर के पहले वो हो जाए, लेकिन उसके पहले चूंकि लगता है जैसे फोन पर बातचीत हो चली है बृजभूषण शरण सिंह से बीजेपी आलाकमान की, लिहाजा यहाँ पर जो उनका एक कॉलेज है वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, साथ ही उनका घर है बगल में, वहां पर भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा वैसे ही बृजभूषण लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही चूंकि वो ये कहते रहे कि हमें बहुत कम वक्त मिल रहा है चुनाव प्रचार का, हमें टिकट बहुत लेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जो भी चीजें होंगी बहुत कम वक्त बचेगा, लिहाजा हमें ज्यादा काम करना है, चुनाव प्रचार की रफ्तार ज्यादा बढ़ानी है। तो इंतजार आज क्षेत्र के लोग इस बात का कर रहे हैं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो जश्न मनाया जा रहा है, इस बीच जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बीजेपी की ओर से वो यहाँ पर जारी कर दी जाए, ताकि कम से कम इस सीट को लेकर के जो कम से कम तस्वीर है वो साफ हो जाए। अब बीजेपी की सीट साफ होने के साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से भी जो पशुपेश की स्थिति है टिकट को लेकर वो भी साफ हो जाएगी। ऐसे में अब ये दरअसल जो लड़ाई होगी कैसरगंज की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो बृजभूषण शरण सिंह खुद इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, उनके बेटे मैदान में है। बृजभूषण शरण सिंह पर ऑलरेडी बहुत सारे आरोप है जिसको लेकर के पार्टी खुद ही बैकफुट पर है ऑलरेडी, लेकिन इस क्षेत्र में बृजभूषण का बहुत प्रभाव है, ये बात सभी जानते हैं। परिवार से इतर टिकट देने पर ये सीट बिल्कुल, देखिए हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, क्योंकि बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर बृजभूषण शरण सिंह नहीं तो उनके ही परिवार के किसी सदस्य या बेटे को टिकट दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए अनामिका। और इस बीच हैदराबाद से बड़ी खबर बता देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है बीजेपी पर और ये कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने के बीजेपी 400 पार नहीं करने वाली, नफरत फैला रही है ओवैसी, ये कह रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये पलटवार, बीजेपी नहीं कर पाएगी 400 पार, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, आरोप लगाया। तो ओवैसी ने पलटवार किया है, बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी कह रहे हैं ओवैसी, और साथ ही उन्होंने कहा कि नफरत पैदा कर रही है बीजेपी। हैदराबाद का जो सियासी रण है वो बहुत दिलचस्प हो गया है, जुबानी वार पलटवार का सिलसिला। और इस बीच ओवैसी ने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। इस बार चुनावी मुद्दा जो है रिजर्वेशन की बात पे आके अटका हुआ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिजर्वेशन की बात की थी जब यहाँ तेलंगाना में आए थे। आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, रिजर्वेशन जो अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है वो रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। तेलंगाना आंध्रा में PS कृष्णन साहब एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो मंडल कमीशन में बड़ा उनका रोल रहा है, उनकी रिपोर्ट पर BC कमीशन ने एक्सेप्ट किया और कास्ट जो मुसलमानों में उनको मिल रहा है, जिसको नहीं मिलेगा वो भी जिक्र है। महाराष्ट्र में भी यही चक्कर है, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही मिला है और उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील किया है। तो प्रधानमंत्री सिर्फ ये डर पैदा कर रहे हैं कि किसी का हिस्सा लेकर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मुस्लिम का जो रिलीजियस रिजर्वेशन है वो किसी और को नहीं देने देंगे, OBC SC। प्रधानमंत्री 130 साल जिंदा रहे, हमको क्या करना है उससे, रहे वो अच्छा है, मगर जो संविधान में इजाजत है वो मिल रहा है और वो मिलता रहेगा। रिजर्वेशन का जो मामला है वो अब सेंटर स्टेज ले रहा है। आपने भी आपके पब्लिक मीटिंग्स में इसकी जिक्र किया है। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री बना रहे ना इशू, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का इशू बनाए, मुस्लिम महिला बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान घुसपैठिए, प्रधानमंत्री इशू बना रहे। तो वो देश के प्रधानमंत्री के बजाय एक गली के छोटे लीडर की तरह बात कर रहे हैं। अब बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कहता है 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी, मुस्लिम बहनों की बेइज्जती करता है इस तरह कह करके, ज़्यादा बच्चे पैदा करें, सब झूठ है ये। TFR रेट गिरा है मुस्लिम लेडीज़ का,
हाँ, और फिर आप बोल रहे हैं मंगलसूत्र निकाल कर देंगे, क्या बात है ये? कोई प्रधानमंत्री का है, वो मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं है। सर अब अमित शाह जी जो हैदराबाद आए थे, कल रोड शो हुआ था अमित शाह का यहाँ हैदराबाद में, जहाँ पे उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करते हुए ये भी कहा कि पिछले 40 साल से यहाँ पे रजाकार का रूल चल रहा है और इस बार हिंदू मुसलमान को किसी को डरने की जरूरत नहीं है और सबको बेझिझक होकर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, वो जब कभी हैदराबाद को आते तो बगैर हमारा नाम लिए उनके पेट में दर्द कम नहीं होता, तो हर बार यही बकते रहते हैं। वो उसको हैदराबाद में बोलते हैं खादर खां के खट्टे डायलॉग बोलना। वो बक रहे हैं। म्यूनसिपल इलेक्शन में आए, राजमोहन जीत गया जहां वो कैंपेन किए थे। योगी 4 घंटे कैंपेन किए, वहां पर हम जीते। तो ये सब बकवास है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो अमित शाह मोदी से लड़ रहे हैं। इस इलेक्शंस में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, क्या तो पेट्रोल 100 पार हो चुका है। 400 पार का मतलब संविधान को या खत्म कर देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे और आरक्षण को, दलित के आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये इसका मतलब वो, ये 400 पार का मतलब वही चला गया जमीन पे कि मोदी जो है ये काम करेंगे। आप भी रिजर्वेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी करेंगी ऐसा आप कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी भी यही कहते हैं कि अगर बीजेपी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ और बीजेपी के जितने सरसंघचालक, आरएसएस जितने सरसंघचालक गुजरे हैं, उनकी किताबों को पढ़ लीजिए, उनके भाषण का रिकॉर्ड है, पढ़ लीजिए। वो हमेशा कहीं ना कहीं आरक्षण और संविधान के खिलाफ लिखे हैं और बोल रहे हैं। आज इस चुनाव में बीजेपी के कई कैंडिडेट ये कह चुके हैं कि आरक्षण और संविधान को बदलना पड़ेगा। एक आचार्य हैं जो मोदी से मिलकर बड़ी तारीफ किए थे, उन्होंने कहा कि आइंदा साल धर्म संसद में आरक्षण के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो इस तमाम की तमाम बातें हिस्टोरिकली की जा रही हैं, अभी भी की जा रही हैं। तो ये हमारा एप्रीहेंशन नहीं है, बल्कि ये करना चाहते हैं और इनको मौका मिला तो करेंगे ये लोग। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये मुद्दा उठाती है रिजर्वेशन का और पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा बेरोजगारी है और रहेगा, चाहे बीजेपी उठाए ना उठाए, ना बीजेपी के सपोर्टेड मीडिया उठाए ना उठाए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ जो तनख्वाहें कम हो रही हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ग्राउंड पर ये बर्निंग चीज़ें हैं जिसको बीजेपी देख रही है और अनदेखी कर रही है, तो उनको देखना पड़ेगा आगे जनता क्या जवाब देखिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आखिरी सवाल। हैदराबाद से बीजेपी ने माधवी लता को आपके खिलाफ खड़ा किया है, किस तरह से देखते हैं आपको? मैडम, कैंडिडेट कोई भी होगा ना, पार्टी है, पार्टी से मुकाबला होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि भाई जो ऊपर से आ गए बड़ा आप लोग खुश हो जाते, शुरू हो जाते? अब देखिए ना जमीन पे क्या होता है। અને જ્યારે ઘેર આવીએ અને ઘરના સ્વજનો, ઓ નરેન્દ્રભાઈ કેમ છો, એટલે મને તો કોઈ પણ ગુજરાતનો ભાઈ મળે એટલે સીધું હો નરેન્દ્રભાઈ એટલે હું સમજી જાઉં। દુનિયાના કોઈ પણ દેશમાં જાઉં એટલે એકાદ તો બળે જ। પણ ભાઈઓ બહેનો, તમારો આ પ્રેમ, તમારા આશીર્વાદ એ ખરેખર મારા જીવનની મોટી મૂડી છે। भाइयों और बहनों, देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास
टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। ये 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में